इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में एक फैसिनेटिंग डिबेट चल रही है जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने अनफोल्ड हो रही है। हमने हमेशा देखा है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का टग ऑफ वॉर होता है, लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है उसने एक और डायमेंशन खोल दिया है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। तो सवाल ये है कि क्या एग्जीक्यूटिव अपना कंट्रोल दोनों तरफ जुडिशरी के साथ भी और लेजिस्लेचर के साथ भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और अगर हाँ जैसा कि लोगों का मानना है तो इसका डेमोक्रेटिक बैलेंस पे क्या असर होगा। अब इस केस की हियरिंग आज जो फिर से कंटिन्यू हुई है 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, जिसके हेड है CJI BR गवई। उसके पहले लास्ट डे की हियरिंग्स पर एक नजर डाल देते हैं, जिसमें मल्टीपल सीनियर एडवोकेट्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव सामने आया। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम कर्नाटका की तरफ से आर्ग्यू करते हुए आए और कहा कि प्रेसिडेंट ने जो क्वेश्चन रेफर किए हैं उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट्स में मिल जाते हैं। उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर है। सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम ने क्लियर किया, गवर्नर हैज नो वीटो पावर। उन्होंने कहा कि ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ द प्रोविजो एनी इंटरप्रिटेशन दैट कन्फर्स अपॉन द गवर्नर एन अनक्वालिफाइड पावर ऑफ वीटो इज एंटी एथिकल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स। यानी गवर्नर के पास सिर्फ एक लिमिटेड रोल है, वो मिनिस्टेरियल एडवाइस पे बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेचर उस बिल को फिर से पास कर दे तो गवर्नर को एसेंट देना ही होगा। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशंस पर भी सवाल उठाए, जो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स को ब्रॉड इंटरप्रेट कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम ने कहा कि शमशेर सिंह जजमेंट और आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही परफॉर्म करने होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल हेड है और उनके पास अपने इंडिपेंडेंट वीटो पावर नहीं है। और सबसे क्रिटिकल बात उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का यूज करके किसी जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया जा सकता। ओवर रूलिंग एक नॉर्मल एडजुडिकेटरी प्रोसेस से ही हो सकता है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल केरला की तरफ से अपीयर हुए थे। उन्होंने गवर्नर के रोल को लेकर एक नुआंस्ड आर्गुमेंट रखा और कहा कि गवर्नर को बिल पे फोर्थविट एक्ट करना चाहिए, स्पेशली जब बात मनी बिल्स की हो। उनके वर्ड्स थे कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गवर्नर हैविंग एनी राइट टू विथहोल्ड असेंट टू अ मनी बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेक्स दैट क्लियर। लेकिन सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि गवर्नर थियोरेटिकली बिल्स पे असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो एक कोलैबोरेटिव रोल होता है जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस करके असेंट देने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। उन्होंने गवर्नर के ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करके रखा, रिजर्व करना फॉर प्रेसिडेंट, ट्रीट करना एज अ मनी बिल, असेंट देना, मैसेज के साथ लेजिस्लेचर को वापस भेजना या विथहोल्ड करना। ये आर्गुमेंट सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच थोड़ी चौंक भी गई। इसके बाद ही CJI BR गवई ने पूछा भी कि क्या वो SG तुषार मेहता के आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा कि टू एन एक्सटेंट यस, बिकॉज द गवर्नर हैज टू प्ले अ कोलैबोरेटिव रोल इन ग्रांटिंग असेंट। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ने ये मैटर कोर्ट तक लाया है। मतलब ज्यादातर केसेस में गवर्नर्स और लेजिस्लेचर्स का एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया फॉर्मर केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का, जहां गवर्नर कंसर्न्ड मिनिस्टर से डिस्कस करके ही डिसीजन लेते थे। अगला सबमिशन आया सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर की तरफ से, जो पंजाब के बिहाफ में आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने क्लियर पोजीशन ली, गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत कोई डिस्क्रिशन नहीं है, सिर्फ 3 ऑप्शंस है। और इनडेफिनिट विथहोल्डिंग का कंसेप्ट उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स कहा। उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, सिंपल अमेंडमेंट्स तुरंत अप्रूव किए जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्स थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब इनडेफिनिट डिले कभी नहीं हो सकता। उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग सबमिशन किया कि नो गवर्नर इन द कंट्री कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्टर टू डिनाई असेंट टू अ बिल और डिसाइड वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। इट इज अ बिल, आई कैन पास अ गुड लॉ और बैड लॉ, आई विल टेक दैट रिस्क। अब सीनियर एडवोकेट दत्तर ने कोर्ट्स के रोल पे भी आर्ग्यूमेंट्स रखा। अगर टाइमलाइन जरूरी है तो कोर्ट्स इम्पोज कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे टाइमलाइंस इम्पोज किए हैं। लेकिन यहाँ जस्टिस PS नरसिम्हा ने एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया कि वी आर ड्रैगिंग द कोर्ट इनटू अ सिचुएशन वेयर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज गेटिंग मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट। यानी कि आप कोर्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे इतना कंट्रोल ले सकती है, ये एक जुडिशियल ओवररीच के रिस्क को हाईलाइट करता है।
अब जस्टिस विक्रमनाथ ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी कि अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो और मनी बिल पास करना हो तो क्या गवर्नर को 24 आवर्स के अंदर एक्ट करना होगा। सीनियर एडवोकेट दत्ता ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसे केसेस में इमीडिएट एक्शन लेना होगा। उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस के एक्सपेंशन का एग्जाम्पल दिया और कहा कि अगर वहां तक कोर्ट्स जा सकती है तो यहाँ भी जा सकती है। सीनियर एडवोकेट दत्ता ने एक और इम्पोर्टेंट एंगल रखा। आर्टिकल 143 का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है। प्रेसिडेंट के रेफरेंस का मकसद फैक्ट या लॉ के एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब लेना होता है। ये इनडायरेक्टली एक इंट्रा कोर्ट अपील का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। अब हियरिंग के एंड तक सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने भी सबमिशन स्टार्ट किए जो अगले दिन कंटिन्यू होने वाले हैं। ये पूरा मामला अप्रैल के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट से शुरू हुआ था। एक बेंच जिसमें जस्टिस JB पर्दीवाला एंड R महादेवन थे, उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में एक क्लियर पोजीशन रखी थी। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 200 में चाहे टाइम लिमिट स्पेसिफाई ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर इनडेफिनिट डिले कर सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टॉल करना कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस के नाम पे अलाउ नहीं किया जा सकता। साथ ही आर्टिकल 201 के कंटेक्स्ट में भी कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। प्रेसिडेंट के डिसीजन मेकिंग पावर्स जुडिशियल स्क्रूटनी से परे नहीं है और उन्हें 3 महीने के अंदर एक्शन लेना होगा। अगर डिले होता है तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करके स्टेट को कम्युनिकेट करना होगा। अब इस रूलिंग के बाद ही प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट को रेफर किए थे। ये क्वेश्चंस आर्टिकल 200 एंड 201 के इंटरप्रिटेशन को लेकर थे, जैसे कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस के केसेस में प्रोसीजरल मैकेनिज्म्स क्रिएट कर सकती है और क्या टाइम लिमिट्स इम्पोज करना गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पे इंक्रोचमेंट होगा। अब इन आर्ग्यूमेंट से एक चीज क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस एड्रेस कर रही है। एक तरफ लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी और डेमोक्रेटिक मैंडेट है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का रोल है जो अपने डिस्क्रेशन को असर्ट करना चाहती है। कोर्ट के सामने सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को कैसे फिल किया जाए, जुडिशियल क्रिएटिविटी से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट से। और इस पूरी डिबेट में एक बड़ा क्वेश्चन सामने खड़ा है कि क्या एग्जीक्यूटिव अपने रोल को हर तरफ एक्सपांड कर रही है, पहले जुडिशरी के अगेंस्ट और अब लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी। अगर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट अपना रोल डिस्क्रेशन के नाम पे स्ट्रेच करते रहे तो इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स का मैंडेट अंडरमाइन होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल टाइमलाइंस इंपोज करता है तो फिर उस पर जुडिशियल ओवररीच का आरोप लग सकता है। अब ये केस सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का नहीं है, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है कि इंडिया की फेडरल डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।